नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को अब 1 महीना होने को है। दिल्ली में जारी कड़ाके की ठंड के बीच भी हजारों किसान सीमाओं पर डटे हुए हैं और अपनी मांग पूरी करने को कह रहे हैं। सरकार किसानों से चर्चा करना चाह रही है, लेकिन अब किसानों की ओर से अपने आंदोलन को धार दी जा रही है ताकि ये लड़ाई अब थोड़ी और लंबी चल सके। किसानों ने अपने आंदोलन को लंबा चलाने का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे इसके कई चरण सामने आ रहे हैं। किसानों की ओर से अभी तक भारत बंद और 1 दिवसीय ऐलान भी किया जा चुका है, लेकिन अब कुछ अलग तैयारी है। 26 दिनों से चले आ रहे आंदोलन को लेकर किसान संगठन आज एक बार फिर भूख हड़ताल पर है। किसानों का यह 1 दिवसीय उपवास करीब 1 दर्जन से भी अधिक संगठनों की ओर से बुलाया गया है। किसानों ने पहले भी ऐसा ही एक उपवास बुलाया था और आपको बता दें कि किसान वक्त वक्त पर इस तरह के उपवास करते रहेंगे। यानी कि जब आज हड़ताल पर बैठे किसानों का उपवास खत्म होगा, तब मंगलवार को एक नया ग्रुप उपवास पर बैठेगा। तो वहीं किसान नेताओं ने एक बैठक कर यह भी निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को जितनी देर मन की बात करेंगे, किसान उतनी देर ताली और थाली बजाएंगे। एक और किसानों ने अपने आंदोलन को धार दिए, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव रख दिया। कृषि मंत्रालय की ओर से करीब 40 संगठनों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया। यह चर्चा एक बार फिर से विज्ञान भवन में होगी। हालांकि तारीख क्या होगी, इस पर फैसला खुद किसान करेंगे। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच अब से पहले 6 दौर की बात हो चुकी है। सरकार ने लिखित संशोधन प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया। ऐसे में अब अगर एक बार फिर चर्चा होती है तो कुछ सकारात्मक होने की उम्मीद जरूर बंधी है। भूख हड़ताल पे जो हमारे किसान जथेबंदियां ने जो हमको संदेश भेजेंगे, ਅਸੀਂ पूरा उसका साथ देंगे। जो कानून है, काले कानून है, तो बिल्कुल ਅਸੀਂ रद्द करा के ही खलोवांगे। जे साडे जोड़े जथेबंदी है सानू बोलणगे भुख हड़ताल 10 बैठो, 20 बैठो, 25 बैठो, ਅਸੀਂ भुख हड़ताल बैठांगे। ਅਸੀਂ पूरा आपदे जथेबंदियां साथ देंगे। जथेबंदियां तो बाहर ਅਸੀਂ नहीं चलांगे। जो सानू जथेबंदियां आखणगीਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ कानून वापस कराए तो बगैर नहीं जावांगे, नहीं उठांगे। सरकार साडी गलबात मन्ने, सानू सद्दा भेजे। सरकार बोलती है कि एक किसान भेजण, ਅਸੀਂ क्यों भेजीए? किसान नहीं सद्दा भेजणगे, सरकार सानू सद्दे, ਅਸੀਂ जावांगे। गलबात ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। जिन्ना चर नहीं साडे नाल गल करांगे, ਅਸੀਂ प्रमाण इस तरह डटे हैं। भाई जो कुछ हमारे लीडर जो नेतृत्व ऑर्डर करेगा नहीं, हम तो उनके साथ हैं, हम तो उनका अनुमान हाँ। जो कुछ भी कमाएंगे नहीं, अगले 24 घंटे कमाए, 11 बंदियां ने कहा, 21 बंदियां ने कहा, सारी जगह हम भूख हड़ताल रखेंगे और इनके साथ रहेंगे। जैसे भी हमारे किसान संगठन के लीडर हैं जो ऑर्डर करेंगे, हम उनके साथ हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार 26वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है और अब वो डटे हुए इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर। खैर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी राहुल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है उमंग जी। जी जी जी। रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। शुक्रिया उमंग। साथ ही साथ रंजीता मेहता जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। रंजीता जी, आपका भी स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी राहुल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। लगातार 26वें दिन ये आंदोलन जारी है और अब किसानों ने एक प्रकार की चेन बनाने का निर्णय ले लिया है। हर रोज 11 किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर रहेंगे और साथ ही साथ सरकार ने भी किसानों के करीब करीब 40 संगठनों या फिर प्रतिनिधियों हम कह लें, उनके पास प्रस्ताव भेज दिया कि सरकार एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार है और तारीख भी आप ही घोषित करें। क्या लगता है आपको राहुल जी, कब तक ये डेडलॉक जारी रहेगा? देखिए, इस डेडलॉक के अभी तो कम से कम इस साल 2020 में तो इसके समाधान का हमें कोई आशंका नजर नहीं आ रहा है। जी, सरकार परसेप्शन बिल्डिंग के लिए वार्ता या वार्ताओं जैसी स्थिति तैयार करती हुई दिखती जरूर है, लेकिन वो आंतरिक तौर पे गंभीर नहीं है इन चीजों को लेके। जी, तो वो दिखाने का ही प्रयास में लगी हुई है। अगर वो रियल में जितना दिखाने के प्रयास में लगी है, उसका थोड़ा 10% भी वास्तविक प्रयास करके समाधान होता। यहाँ पे हम लोग देख लें कि जो पूरा कानून है, जिस तरह से समझाया जा रहा है, सरकार की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई 8 पेज के पत्र को भी देखें, उसमें भी बार बार ये है कि किसानों को कोई भ्रम में डाल रहा है। तो ये इन चीजों से क्या हो रहा है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में दूरी तय हो रही है। किसान संगठन कह रहे हैं कि हम लोग खुद समझने में उस प्रावधान को, इतने बड़े तीनों कानून है नहीं कि उसके प्रावधानों को समझा नहीं जा सकता।
और अब तो माथुर साहब जो मान लीजिए कि अब 6 महीना लगभग हो चुके हैं, यहाँ पे इन्होंने पहले ही इसको नोटिफाई कर दिया था, इस कानून को मई में ही मध्य प्रदेश में हो चुका था जी। तो किसानों का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो एपीएमसी जो सरकारी मंडियां थी, इस कानून के ढांचे के लागू होने के बाद से जो वहां पे जो आंकड़े आ रहे हैं, वहां पे 70% उनका व्यापार जो है कि वहां पे घट चुका है और लगभग 47 मंडियां बंद हो चुकी हैं जी। तो धीरे धीरे इस कानून के कई सारे दुष्प्रभाव अब सामने में आने लगे हैं। तो एक तरफ तो ये बिल्कुल तथ्यात्मक स्थितियां हैं, दूसरी तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि इससे किसानों की स्थिति बदलेंगी। हम लोग को समझना पड़ेगा कि देखिए, सरकार चाहती है कि किसानों को उनके एक तरह से जो डिमांड सप्लाई के आधार पर उनको छोड़ दिया जाए, और यही चीज बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो यही चीज चाहती हैं। अगर देखिए कृषि क्षेत्र को आप डिमांड सप्लाई के अनुसार छोड़ेंगे और भंडारण की सुविधा आप अगर निजी क्षेत्र को देते चले जाएंगे, तो फिर तब तो उनके पास भंडारण की सुविधा होगी, डिमांड सप्लाई में किसान कहीं टिक नहीं पाएगा। तो किसान इन सारी चीजों को समझ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अगर आंकड़ों को लेते हैं जी जी, तो जिस तरह से उसके कैपेसिटी बिल्डिंग पे पहले काम हो रहा था, कुछ वर्ष पहले तक उसके कैपेसिटी बिल्डिंग में क्षमता वृद्धि में काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन इधर हाल के कुछ सालों में 3-4 सालों को अगर उमंग माथुर जी हम लोग देखते हैं तो एफसीआई के कैपेसिटी को कम बढ़ाया जा रहा है और निजी क्षेत्र के कैपेसिटी को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो ये इन सारे चीजों से जो अगर इस तीनों कानून को जोड़ के देखते हैं तो इसके दुष्प्रभाव बड़े व्यापक नजर आते हैं। देखिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 जो तीसरा कानून है इस कानूनों में, उसमें आलू और प्याज जैसे चीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से निकाला भी। सरकार यह भी कहती है कि अगर आप निर्यात करते हैं तो आपको भंडारण की असीमित छूट होगी, लेकिन अभी इस कानून के लागू रहते हुए जो स्थितियां बनी उसमें हम लोगों ने देखा कि लासलगांव मंडी में प्याज की कीमतें काफी थोक मूल्य में बढ़ रही थी और श्रीलंका में हमारे प्याज का काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रहा था, लेकिन इन कानूनों के होते हुए भी वहां पे उसके निर्यात को रोक दिया गया, जबकि ये कानून पूरा कहता है कि इसमें हम किसानों को निर्यात वृद्धि का पूर्ण सुविधा देंगे जी। तो ये कानून जो कह रहा है, सरकार जो कर रही है, और जो सरकार के मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्रियों का बयान मैं कोट करूंगा। एक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर, उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा के भीतर दूसरे राज्य के किसान आएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, और इसी तरह का बयान शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब राहुल जी ऐसा लग रहा है कि कथनी और करनी में कुछ यहाँ पर फर्क दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ समझाने में सरकार कहती तो है कि हम ये गतिरोध तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समझाने में कुछ ना कुछ चूक जरूर हो रही है। इसका जवाब रेणु भाटिया जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले रंजीता मेहता जी आपका भी मैं रुक करना चाहूंगा, और एक साथ रंजीता जी और राहुल जी आप दोनों के ही सवालों के जवाब रेणु जी से लेंगे। रंजीता जी, इस टाइम थोड़ी बताऊं। देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सरकार जो है आज इसकी मंशा क्या है, आज इतना हट धर्म जो इस सरकार ने अपनाया हुआ है वो किस वजह से अपनाया हुआ है जी। अगर हम बात करते हैं किसानों की, आज 26 दिनों में वहां पर 35 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये असंवेदनशील सरकार जो है, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि वहां पे 2 डिग्री से भी कम टेम्परेचर है, वहां पर महिलाएं किस तरीके से शौच जाती होंगी, किस तरीके से नहाने का प्रबंध करती होंगी, बच्चे उनके साथ में हैं। आज गंभीरता को ना देखते हुए बल्कि सरकार ने तमाम कोशिशें की, पहले तो कि वो वहां तक पहुंचे ही ना। आपको याद दिलाना चाहूंगी 1988 के अंदर भी किसानों ने इसी प्रकार का आंदोलन किया था, और तब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। आप देखिए कि जिस तरीके की हरकतें मोदी जी ने की हैं, पूरे चारों तरफ से बॉर्डर को सील कर उन्होंने सारे ही राष्ट्रीय मार्ग खोल दिए थे कि आप आइए, स्वागत है आपका, और आके हमसे बातचीत कीजिए। आपको रंजीता जी माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मैं आपको कर रहा हूँ। एक चीज मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि किसान संयुक्त मोर्चा के रामपाल सिंह जी हैं, उन्होंने कहा था कि संघर्ष को तो 3-4 महीने हो चुके हैं, पहले हमने ये संघर्ष पंजाब में लड़ा और उसके बाद अब दिल्ली में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पंजाब में तो आपकी सरकार है, उन्हें वहां पर भी संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने दिल्ली का रुख करा है। देखिए, वो बार बार अपनी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे, जो कि बार बार कैप्टन अमरिंदर के थ्रू वो टाइम लेने की कोशिश भी कर रहे थे, पर मोदी सरकार मैं ना मानू सरकार है। इसी वजह से मजबूर होना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर ने जब कहा कि भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे हाथ खड़े हैं, आप जाकर अपने अपने माध्यम से इस बात को रखिए, तो सभी किसान भाई पंजाब से चल पड़े। सबसे पहले तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो यशस्वी मुख्यमंत्री कहलाते हैं मनोहर खट्टर जी, उनसे पूछिए कि उनको क्या हक था उन किसानों को रास्ते में उनके ऊपर वाटर कैनन चलाने का, उनके ऊपर डंडे बरसाने का, उन ठंड के मौसम के अंदर उस सड़कों पे खड्डे खुदवाने का। पहली ऐसी सरकार देखी है जो अपनी ही सरकारी संपत्ति को नुकसान देती है। तभी जितनी भी तमाम कोशिश थी जब उनकी नाकाम हुई, उसके बाद इन्होंने 20,000 मुकदमे भी दर्ज कर दिए हैं किसानों के ऊपर।
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये तरीका है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अपने लोगों से व्यवहार करने का? चलिए, उसके बाद अगर किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बॉर्डर पर बैठने से आपके नुकसान हो रहे हैं, आज की डेट में 4,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी चलिए जवाब ले लेते हैं रंजीता जी, जवाब ले लेते हैं। उनको बिठाइए, 6 चरणों की बातों में भी आप उनको नहीं समझा पा रहे, तो आप कैसे समझा पाएंगे? ना आपका विपक्ष समझ रहा है, ना आपके अलायंस पार्टनर समझ रहे हैं, ना किसान समझ रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आता है। चलिए जवाब ले लेते हैं। रेणु भाटिया जी, क्या जवाब देना चाहेंगी? देखिए उमंग, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आज की डिबेट में आपने 2 कांग्रेस के प्रवक्ता बिठा दिए। एक बिल्कुल डायरेक्ट कांग्रेस की बात करते हैं और रेणु जी, राहुल लाल जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, मध्य प्रदेश की एक घटना का उन्होंने तथ्यों के हिसाब से जिक्र किया है। और रेणु जी रेणु जी आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, पूरी बात सुनी जाएगी। राहुल जी और रंजीता जी, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया रेणु जी को अपनी बात रखने दीजिए। रेणु जी, एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कांग्रेस से सिर्फ और सिर्फ रंजीता जी हैं, राहुल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो हम भी पूछ रहे हैं। रेणु जी, बिल्कुल आपका पूरा जवाब लूंगा बिना इंटरप्शन के, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हम भी आपसे पूछ रहे हैं, वही राहुल लाल जी ने भी क्वेट करे। मैं आपके और कई चैनल्स पर भी राहुल जी के साथ बैठती हूँ, समझते होंगे इस बात को, लेकिन आज जैसे उन्होंने अपनी बात शुरू की, मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई कि वो किसके वक्त में बोल रहे हैं। बट ठीक है, नहीं बिल्कुल पूछा, चलिए राहुल जी जवाब ले लेते हैं, बोलिए। देखिए, जब कोई सत्ता में होता है सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे व्यक्ति अगर देश की सोच की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश को मजबूत करने की बात करते हैं और पूरी दुनिया में अपना परचम फैलाकर झंडा गाड़ के बात करते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कानून में सीधा तरह की कोई पॉलिसी के ऊपर सोच करना कहीं पे भी पहले से प्रावधान है कि पूरा देश का मार्केट एक होगा, तो आपके 2 मुख्यमंत्री आपके बयान दे रहे हैं, वो मैंने बयान दिया है। सुनिए ना, चलिए राहुल जी, रेणु जी का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपका भी रुक करूंगा। जैसे वाकई सच में आप कांग्रेसी प्रवक्ता हो। नहीं, आप सोशल, आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ प्रश्न उठाएंगे तो मैं तो सवाल उठाऊं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने बयान दिया, खट्टर साहब का बयान राहुल लाल ने नहीं दिया, शिवराज सिंह चौहान का बयान मैंने नहीं दिया। यह कानून सीधा प्रावधान करता है कि किसान देश के किसी भी हिस्से में बेच लेंगे। आप लोग सीधा ये हर जगह समझाने में लगे हुए हैं। जब हमारी सरकार की नीयत केवल किसानों को बेनिफिट देने की है, 5 लाख का बीमा इसी सरकार ने किया, जो है 6,000 रुपए की जो है राशि इसी सरकार ने दी किसानों के, गरीब किसान का एक भी इंच जमीन ना हो, वो कहीं पर काम भी करता हो, उसका भी खाता खुलवाने का रेणु जी एक छोटी सी चीज यहाँ पर है। राहुल जी एक सेकंड प्रयास किया इस सरकार ने। रेणु जी, तो ये सरकार किसान विरोधी कैसे हो सकती है? मुझे इस डेफिनेशन को क्लियर समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इस बात को विरोधी सरकार कैसे कहते हैं। रही बात सरकार की और किसान भाई बहनों की बात करने की, तो सरकार ने डे 1 से कहा, अमित शाह जी ने स्पेसिफिकली पहले दिन आंदोलन के ये बात कही कि यदि आप आंदोलन करना चाहते हैं, आपको उसी से संतुष्टि मिलती है और साथ साथ वार्ता चलती रहे, तो आप एक पर्टिकुलर स्थान पर आए, वहां आपको रहने की व्यवस्था, वहां आपको शौच की व्यवस्था, सारी सुविधाएं भी वहां दी जाएंगी, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी के नाम पे हमें ये सब करना चाहिए और करना होगा हमें, और हमने करने का इस बात के लिए जो है फ्रंट पर भी आए। लेकिन अगर कोई इस तरह का बीच में जो है किसानों को भड़का कर इस तरह की नीतियों को बताने का प्रयास करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को विरोधी सरकार कहना चाहिए। ठीक है राहुल जी, आपका रुख करता हूँ। राहुल जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। जिस प्रकार से अभी रेणु जी ने कहा कि आप जिस प्रकार से सवाल कर रहे हैं, जो क्योट आप करके जो बातें बता रहे हैं, तो हम भी यही बात बोल रहे हैं कि बीजेपी के खुद के 2 मंत्री इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो इसमें कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, ये तो खैर समझ से बाहर की बात है। किसानों के ऊपर बात हो रही है, किसानों के मुद्दों पर बात हो रही है, किसानों का ये जो गतिरोध सरकार के साथ में चल रहा है उसको दूर करने की बात हो रही है और हमारे अन्नदाताओं को वापस खेत में पहुंचाने की बात हो रही है, ताकि इस कड़ाके की ठंड में और हमारे किसान भाई शहीद ना हो। राहुल जी, नहीं देखिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए, आप किसानों से जाके बातचीत कीजिए। किसान कहते हैं कि देखिए, बार बार हम लोगों को कहा जा रहा है कि हम लोग किसी राजनीतिक दल से प्रेरित हैं। किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि
ये हम लोगों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। और ठीक है, जब आंदोलन चलेगा तो देखिए विपक्षी पार्टियां उसको समर्थन करेंगी, अगर विपक्ष उसको समर्थन नहीं करेंगे तो विपक्ष की कोई भूमिका बचेगी भी नहीं। लेकिन अगर आप किसानों से पूछें तो किसान स्पष्ट कहते हैं कि ना तो अब तक सत्ता पक्ष में रही हुई जो अभी बीजेपी है या अलग अलग पार्टियां जो पहले सत्ता में रही हैं, उन लोगों की भूमिका से भी वो ज्यादा संतुष्ट नहीं है। वो किसान खुल के बोलते हैं, उनका कहना है कि उनके भूमिका से हम संतुष्ट नहीं थे, तभी हम लोगों ने बीजेपी की सरकार लाए हम लोग। ये अब प्रधानमंत्री से विशेष अपेक्षाएं थी, लेकिन वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई और वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में जब सत्ता तंत्र लगातार ये चीज कह रहा है कि नहीं, आपको विपक्ष विपक्ष आपको भ्रम जाल में डाल रहा है, या फिर उनको आप अलग अलग परिचयों के साथ आप उस आंदोलन को टैग करते हैं कि किसान पिज्जा बर्गर कैसे खा रहा है, या किसान जो है कि वहां पे काजू किशमिश कैसे खा रहा है, तो वो उनको काफी बुरा लगता है कि इतने भीषण ठंड में जब दिल्ली में टेम्परेचर 2 डिग्री के आसपास आ जा रहा है, प्रत्येक दिन वहां पर ठंड से किसी न किसी एक किसान की मौत हो जा रही है। इस मामले को सरकार को जितने संवेदनशील ढंग से देखना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री देखिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हैं, वो किसानों से मिलते हैं, लेकिन बॉर्डर पर जब किसान। बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल था राहुल जी, मेरा भी यही सवाल था। रेणु जी हमारे साथ में वापस जुड़ चुकी है। रेणु जी एक छोटा सा सवाल है और बहुत सीधा सा सवाल है, कृपया सवाल सुन लीजिए रेणु जी। रेणु जी कृपया सवाल सुन लीजिए। राहुल जी मैं पूछ रहा हूँ, रेणु जी को भी बराबर टाइम देना जरूरी है। रेणु जी एक छोटा सा सवाल है, मुझे बताइए कि अगर मुझे भी इंटरप्ट करके बीच में बोलना पड़ेगा तभी मेरी बारी आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। फोन डिस्कनेक्ट हो गया था रंजीता जी। रेणु जी एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, जो मैं बिल्कुल आपका पूरा जवाब मैं लूंगा। रेणु जी एक छोटा सा सवाल इसमें बस मैं ऐड कर रहा हूं, जिस प्रकार से अभी राहुल जी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हैं और दूसरी तरफ कल वो गुरु तेग बहादुर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच जाते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहते थे, ऐसे कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी कुछ करते हैं तो वो कोई मुद्दा ना बने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, बहुत छोटा सा एक बात यहां पर क्योट करना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर सकते हैं तो पूरे देश के किसानों को संबोधित करें, और क्यों नहीं एक बार उन किसानों के बीच में चले जाएं। रेणु जी। उमंग एक बहुत पुरानी शायरी है, जो आप समझ जाएंगे मैं किन के ऊपर कहना चाहती हूँ। वो कत्ल भी करते हैं और पता ही नहीं लगता, हम आह करते हैं और मशहूर हो जाते हैं। आप ये सोचिए कि कांग्रेस ने कितने जुल्म ढाए इन किसानों पर। 70 वर्ष मेरी जितनी उम्र है, मैं उतनी उम्र सबसे देख रही हूँ। तो अब देखिए आप इंटरप्ट करेंगे, दैट मींस रंजीता जी आपके पास भी आऊंगा रेणु जी, लेकिन यहाँ पर हम अगर किसी भी पार्टी की बात ना करें, क्योंकि किसान खुद कह चुके हैं। रेणु जी सुनिए ना, रेणु जी बिल्कुल मैं सुनूंगा, लेकिन जो आप बात कह रही है कि कि कांग्रेस ने उनके ऊपर जुल्म किए, तभी तो वो आपको लेकर आए और अब वो आपसे भी नाराज हैं। विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, किसी भी लोकसभाओं में आप इनके वर्जन सुनेंगे कांग्रेस के तो आपको समझ आएगा कि ये क्या रहे हैं। तब भी एक बात करते थे, आज भी यही बात। किसी भी बात का जवाब नहीं है। हमदर्दी की तो तब हमदर्दी कहाँ थी 10 वर्षों तक। चलिए लगता है रेणु जी जवाब नहीं है रेणु जी, क्योंकि सीधी सी बात है रेणु जी, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं मिल रहा। आपने कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लगा दिए और ये बात चलिए आपकी हम मान लेते हैं एक बार को, तभी तो वो आपको सत्ता में लेकर आए और अब वो आपसे भी खुश नहीं है। नहीं हम ये नहीं कह रहे। हम आप ये देखिए बंगाल में जब अमित शाह जी एक किसान के घर गए और उन्होंने वहां भोज किया, मैडम आपको वोटें चाहिए रेणु जी, सवाल वही तो है रेणु जी, यहाँ पर भले विपक्ष हो या फिर राहुल लाल जी हो या फिर हम हो, हम यही तो सवाल कर रहे हैं रेणु जी। आप सवाल तो समझिए रेणु जी प्लीज आप सवाल समझिए। अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में जाकर किसान के घर पे भोजन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित कर सकते हैं, तो उन किसानों के पास क्यों नहीं जा सकते जो लगातार आज 26वें दिन से वहां पर डटे हुए हैं। देखिए उमंग, किसानों के ऊपर जितनी भी वार्ता, जितनी भी सोच और जितनी भी परिस्थितियों को लेकर उनके लिए बेनिफिशियल टॉक होनी थी, वो बार बार हो रही है। बार बार कृषि मंत्री तोमर जी किसानों के साथ, संगठनों के साथ बैठकर बात करते हैं, पर मुझे समझ ये नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है,
ठीक है, लगता है सवाल का जवाब नहीं है क्योंकि वो सवाल का जवाब मिल नहीं पा रहा है। रंजीता जी आपका रुख करूंगा, बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे। रंजीता जी देखिए, जब भी इस प्रदेश के ऊपर संकट आया है, भाजपा का ट्रुप कार्ड क्या है कि देश गुमराह हो रहा है। जब सीएए एनआरसी आया तो मुस्लिम गुमराह हो रहे हैं, उससे पहले अगर जीएसटी और नोटबंदी आया तो विपक्ष गुमराह कर रहा है, अगर 1 पेंशन आई तो उसके ऊपर आर्मी वालों को गुमराह किया जा रहा है, पूरा देश गुमराह हो रहा है। और आप क्या कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टेटों का चुनाव लड़ना, वहां पे रोड शोज करना और वहां पे जबरदस्ती अपने आप को वोटें डलवाकर वहां पर सत्ता हासिल करना। आपको ना तो किसान से कोई लेना देना है, ना ही किसानी से लेना देना है। आपका एक ही मुद्दा है, ओवरवे और हाईवे। या तो हमारी बात मान लो, नहीं तो अपने घरों में जाओ और भाड़ में जाओ। ये आपकी नीति है। रेणु जी, जब आप बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रही थी। चलिए ठीक है, समय इजाजत नहीं देता है। रंजीता जी, बिल्कुल एक मजबूत विपक्ष का काम यहाँ पर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं, वो देखा भी जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का भी आरोप है कि अब हमें किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, क्योंकि जितना हम परेशान पिछली सरकारों में थे उतना ही हम इस सरकार में भी हैं। खैर, राहुल लाल जी, रंजीता जी, रेणु जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात होगी कि लगातार 26 दिन आज किसानों के इस आंदोलन को हो चुके हैं और कब ये गतिरोध टूटेगा। इस गतिरोध को टूटने के लिए, देखने के लिए पूरा देश लगातार इस पर नजर बनाए हुए है।